सो गाइस, दिस इज़ आलोक शर्मा और शुरू करते हैं फिर से हमारा सेकंड पार्ट, जो कि हमने छोड़ दिया था। पिछली बार हमने क्या सीखा था, लामीस फॉर्मूला के बारे में कुछ सीखा था, है ना। तो चलिए आज फिर उसके आगे से शुरू करते हैं। हमने लामीस फॉर्मूला के यूज़ के बारे में सीखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए, हमारे फर्स्ट चैप्टर में, मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में 3 चीज़ें हैं। पहला फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन उसका देख लिया है, और एक क्वेश्चन भी देखा था शायद लामीस फॉर्मूला के ऊपर। फोर्स का रिजोल्यूशन हो गया, और इन सबको मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम जब ये थियोरी ख़त्म कर लेंगे तो इसके बाद के सेशंस में लेके आएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आता है फ्रिक्शन, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। आज हम इसकी भी थ्योरी ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट की जब हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। अप्रॉक्सीमेट 20 न्यूमेरिकल्स होंगे। 20 न्यूमेरिकल्स आपको इतना स्ट्रेंथन कर देंगे कि आप आसानी से सब्जेक्ट को चेज़ कर सकते हैं, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन पार्ट से। डेफिनेशन पार्ट क्या बोलता है? डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन बोलता है फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स रेजिस्टिंग टू द रिलेटिव मोशन, है ना। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज़ अ रेजिस्टिंग फोर्स टू द मोशन। ओके, जैसे मान के चलो कोई ये बॉक्स रखा हुआ है इस सरफेस पे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये बॉक्स रखा हुआ है इस सरफेस पे। इस तरफ से हम एक फोर्स लगाते हैं एफ, है ना, क्योंकि हमको बॉक्स कहाँ लेके जाना है, इस डायरेक्शन में कहीं मूवमेंट करवाना है बॉक्स का, ठीक है। तो पर हम अगर इसको देखें जूम करके, अगर मैं इसको देखूं जो इनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है, तो वैसे तो ये फ्लोर काफ़ी चिकना लगेगा, पर एक्चुअली क्या होता है ना, काफ़ी रफ़ होता है ये। रफनेस के कारण क्या हो जाता है, इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग मतलब आपस में ऐसे करके कनेक्शन सेट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम आगे पीछे करते हैं तो ये क्या होता है, इनके रफनेस के कारण चलाने में बहुत दिक्कत आती है, और ये अपनी तरफ से एक फोर्स लगाता है, अपनी तरफ से एक फोर्स लगाता है, ठीक है। जिस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ये कैसा होता है हमेशा, ये कैसा होता है हमेशा, ये होता है अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन करवाना चाहते हैं उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा सर क्या ये अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग तरह से काम करता है? बिल्कुल करता है भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ सरफेस स्मूथ होंगे। अगर स्मूथ होंगे तो इंटरलॉकिंग क्या होगी, तो इंटरलॉकिंग जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंटरलॉकिंग, वो क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग लेस होगी, ठीक है। इंटरलॉकिंग अगर लेस होगी, इंटरलॉकिंग अगर लेस है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, लेस होगा, ओके। और अगर इंटरलॉकिंग मोर है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हम देखेंगे कि रफ सरफेस जो है, अगर रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी वही ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है, अगर हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन भी कम होगा, ठीक है। चलिए अब ये वर्ड के ऊपर आते हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, मान के चलिए मैं ये कोई बॉक्स था हमारा, ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट ए, और इस पर भी बॉक्स का पॉइंट ए, है ना। इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि टेबल साथ में नहीं जानी चाहिए, टेबल के ऊपर ये मूवमेंट करना चाहिए, यानी रिलेटिव मोशन होना चाहिए सरफेस और बॉक्स के बीच में। तो हम इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन को ही रेजिस्ट करता है कौन, फ्रिक्शन, क्योंकि आपस में क्या होगा, इनके सरफेसेस के बीच में क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी। तो इंटरलॉकिंग क्या करेगी, एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करेगी। इंटरलॉकिंग क्या करेगी, एक दूसरे को, इंटरलॉकिंग को तोड़ने के कारण ये फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को, भाई को सब स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में तो इंटरलॉकिंग है, ओके। तो चलिए थोड़ा सा हम फ्रिक्शन के बारे में और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन होता कैसे, कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है, ठीक है। चलिए हम 2 कंडीशन बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या हुआ है, बॉक्स रखा हुआ, ठीक है। तो फ्रिक्शन की भी क्या है ना, लिमिटेशन होती है। फ्रिक्शन की भी क्या है, एक लिमिटेशन है कि इस लिमिट तक हम फ्रिक्शन लगा सकते हैं, इसके ऊपर मतलब फ्रिक्शन नहीं जाएगा। जैसे मान के चलो ये फ्रिक्शन लगा सकता है भाई 20 किलो न्यूटन तक फ्रिक्शन लगा सकता है, पर ये हमेशा 20 किलो न्यूटन नहीं लगाता, जब इसको एक्सट्रीम ज़रूरत होगी तभी लगाएगा। चलिए समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए
मैंने फोर्स लगाया 5 किलो न्यूटन का इसको मूव कराने के लिए, पर फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकता है 20 किलो न्यूटन तक, तो ये 20 नहीं लगाएगा, ये क्या लगाएगा, केवल 5 किलो न्यूटन लगाएगा। ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फ्रिक्शन क्या है, रिएक्शन फोर्स ही तो है। ठीक है ना। और सेकंड केस में हमने इसको बढ़ा के क्या किया, 10 किया, क्या किया, 10 किलो न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा आप बताइए, सेम 10 किलो न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे हमने तो क्लास में डिस्कस किया नहीं कि अगर लेफ्ट वर्ड फोर्स इतना है तो राइट वर्ड फोर्स भी इतना होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, अभी स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रुकी हुई है। ओके, अभी कंडीशन कैसी है, स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब क्या है, रुकी हुई है, एक जगह पे रुकी है ना। अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई होती है तो लेफ्ट साइड का फोर्स राइट साइड की फोर्स के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी फेज में हमने क्या किया, 15 किलो न्यूटन लगा दिया, तो इसने भी हमें क्या दे दिया, रिएक्शन 15 किलो न्यूटन का दे दिया। पर ऐसी तरीके से 20 किलो न्यूटन लगाएंगे तो ये क्या दे देगा, 20 किलो न्यूटन का ले लेगा, है ना। पर अब हमने क्या किया, 25 किलो न्यूटन का लगा दिया, 25 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया इसको मूवमेंट कराने के लिए। पर इसकी औकात कहाँ तक है, इसकी औकात है भाई 20 देने की, है ना, इसकी औकात क्या है 20 देने की। तो जब हम इसका ऑप्टिमम फ्रिक्शन यूज़ करते हैं तो इस ऑप्टिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर कोई हिंदी में पढ़ा होगा किसी ने तो इसको बोलते थे सीमांत घर्षण बोलते थे। ठीक है, अब भाई अब अपनी बॉडी क्या है, मूवमेंट कर जाएगी, अब मूवमेंट कर जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर बॉडी स्टैटिक है तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है तो फिर अगर बॉडी क्या है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हम पूरे मैकेनिक्स में क्या हमेशा काइनेटिक कंडीशन और स्टैटिक कंडीशन के बीच वाली कंडीशन लेंगे, तो ऑप्टिमम फ्रिक्शन की बात करेंगे, हमेशा ऑप्टिमम फ्रिक्शन यूज़ हो रहा होगा हमेशा। ठीक है, चलिए फालतू बातों को ख़त्म करते हुए अब आगे मूव करते हैं कि भाई सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब तो ठीक है जो भी कुछ है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले निकालना होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है सर, नॉर्मल रिएक्शन मैं बताता हूँ, जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है बॉक्स, कोई ना कोई बॉक्स है, कुछ ना कुछ तो होगा, जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी रिएक्शन आ रहा होगा, जो भी रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे हर केस में। ठीक है, नॉर्मल मान के चलिए हमें पता चल गया आर है। ठीक है, किसी भी केस में नॉर्मल में पता चल गया आर है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो हमें नोन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें नोन है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होगा म्यू इंटू आर। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा, 2 कौड़ी का। ठीक है, इसी का हम यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में, इसी का हम यूज़ करेंगे बेटा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर होंगी, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट लाइक एक हमने बॉक्स ले लिया है, ठीक है, एक हमने बॉक्स ले लिया है, और सरफेस और बॉक्स के बीच में जो सरफेसेस हैं दोनों के बीच का ही हमेशा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। अलग अलग मतलब 2 सरफेसेस होंगे तो ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट का बात करेंगे। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जहाँ पे 0.35। ठीक है, और मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, और इस बॉक्स का जो वेट है, उस बॉक्स का वेट है, मास है भाई 10 kg, तो वेट आप जानते कितना हो जाएगा। ठीक है, वेट कितना हो जाएगा बताओ, mg हो जाएगा वेट। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा कि इसको हिलाने के लिए, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं। एक बॉक्स है जो कि एक टेबल पे प्लेस है, जिन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको दे रखा है, गिवन है हम दोनों को फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि भाई कितना फोर्स लगाना होगा इसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो कम से कम इतना फोर्स तो हमें लगाना होगा कि ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। हमें कितना पता है, ये फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर हम फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स मूव कर जाएगा। तो फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। ठीक है,
तो हम फिर से बना रहे हैं इसी बॉक्स को, सेम बॉक्स। तो मैं देखता हूँ कि जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ओके। एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, तो हम नॉर्मल रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन आर से या एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो भी किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। m तो हमको मालूम है, m कितना है बताओ, 10 किलो न्यूटन, और g की वैल्यू हमेशा 9.8 लेनी है इंस्टेंट, जब तक वो तुमको बोल ना दे कि भाई 10 ले लो, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि 10 ले लेते सर g की वैल्यू, है ना, पर जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक हमें 9.8 ही लेनी है, ओके। तो 98 न्यूटन जो है हमारा क्या आ गया, रिएक्शन फोर्स आ गया, ओके। तो हम क्या जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हमने निकाल लिया, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.35, आर की वैल्यू हमने निकाल ली 98, है ना। तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करिए, ठीक है। सब लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे। देखिए कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। 34.3 न्यूटन, ये आ गया भाई क्या, फ्रिक्शन फोर्स अपना, ओके। तो हमें क्या पता है, हमारा फोर्स कम से कम 34.3 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम मूवमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते नहीं है तो सर हमको मालूम ही है, तो 2 कड़ी का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। मैंने एक बॉक्स रखा है एक फिसलन भरी जगह पे, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है। इस बॉक्स का मास बताया जा रहा है, इस बॉक्स का मास भी कितना है, 10 kg है, ठीक है। इस बॉक्स का मान भी कितना है, इस बॉक्स का जो मास है वो कितना है, 10 kg बता रहा है। इस बॉक्स का मास कितना बता रहा है, 10 kg बता रहा है, ठीक है। इस बॉक्स का मास है 10 kg, और ये एंगल दे रखा है कितना, ये एंगल दे रखा है भाई मान के चलो 30 डिग्री दे रखा है एंगल, ठीक है। मे बी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, हमने मान लिया सर 30 डिग्री एंगल ये दे रखा है अपन, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है क्या ये बॉक्स फिसलेगा यहाँ से, अगर म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.45 दे रखी है, यानी बहुत रफ सरफेस है ना, बहुत रफ सरफेस है। अच्छा सर कितना होता है वैसे म्यू, आप बताएंगे ज़रा मुझे। चलिए मैं आपको बता दूँ, कॉन्क्रीट के लिए 0.15 होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट के लिए फॉर द कॉन्क्रीट म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0.15 होती है, ठीक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए अब चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं सॉल्व। ये तो हमें गिवन डाटा है, तो हम सबसे पहले तो हमें क्या पता है, नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी है, ये है नॉर्मल डायरेक्शन। तो यानी नॉर्मल निकालने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स सारे पते होने चाहिए, है ना। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखिए जब भी कभी आपको एंगल की कोई भी परेशानी आए, तो एंगल को डिफाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका है ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, कि एक तो एंगल हमें पता ही होता है 90 डिग्री का, दूसरा हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा इसका, ठीक है। तो 60 पता चल जाना है, ठीक है। अब ये मास जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। कितना लग रहा होगा भाई वेट, इसका वेट इज इक्वल टू होता है mg, ठीक है। m पता है 10, और g की वैल्यू कितनी है, अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 9.8, यानी 98 न्यूटन लिख सकते हैं अपन इसे आसानी से, ठीक है। ऐसा अपन क्या कर सकते हैं, 98 न्यूटन मान सकते हैं, ओके। इस डायरेक्शन में 98 न्यूटन है, ठीक, इस डायरेक्शन में 98 न्यूटन है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा, है ना। नॉर्मल इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कलर ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो देखिए ये जो mg है इसी के कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन क्या है, इसको फिसला आ रही होगी, है ना। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। फ्रिक्शन कितना हो रहा होगा, म्यू है ना। अगर हमारा ये वाला फोर्स, जो हमारा इधर वाला फोर्स है, ये जो फोर्स है, ठीक है, अगर ये फोर्स ज़्यादा है म्यू एन से, तो ऑब्वियस बात है कि बॉक्स नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन ज़्यादा है तो नहीं जाएगा, अगर फ्रिक्शन कम है तो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री दे रखा है देखो। और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था
जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, साइन कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है ना, क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। तो इस mg के मैंने दो टुकड़े कर दिए, इस mg को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा mg cos 60, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा mg sin 60, है ना। यानी ये जो नीचे लग रहा था mg, मैंने इसको हटाते हुए इसके दो टुकड़े कर दिए, एक इसके 60 डिग्री में क्या कर दिया मैंने, mg cos 60 हो गया, और ये कितना बन जाएगा mg sin 60, ओके। mg sin 60 लिख लो, अगर मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ 30 तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ mg cos 30 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, देखो नॉर्मल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, mg sin 60 की अपोजिट डायरेक्शन में, तो नॉर्मल मुझे पता चल गया, नॉर्मल कितना हो जाएगा mg sin 60, ठीक है। तो हमें क्या पता है, m की वैल्यू पता है कितनी है 10, और g की वैल्यू तो दुनिया को पता है 9.81 होती है, और sin 60 की वैल्यू भी हमें पता है √3/2 होती है। तो फटाफट से अपना कैलकुलेटर उठाएं और आंसर मुझे बताएं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको कोई भी वैल्यू ज़्यादा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 84.87 न्यूटन, ठीक है। तो भाई हमको n पता चल गया, ठीक है, n पता चल गया तो फ्रिक्शन भी निकाल लीजिए, ठीक है। देयरफॉर मैं लिख दूं, देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू n, है ना, अभी तो डिस्कस किया था, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, फ्रिक्शन होता है, म्यू हमें दे रखा है, म्यू देखिए कितना दे रखा है 0.45 इनटू कितने न्यूटन है 84.87 ना, ओके। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 38.19 न्यूटन आ गए, ओके। सिमिलरली mg cos थीटा देख लो कितना आ रहा है, mg cos 60 चेक कर लो, इस डायरेक्शन में है ना mg cos 60, देखो अगर ये वाली डायरेक्शन बड़ी है तो मूव करेगी फ्रिक्शन से, अगर फ्रिक्शन बड़ा है तो भैया नहीं करने देगा मूव, ठीक है। तो m की वैल्यू तो हम जानते हैं 10 है, g की वैल्यू 9.8 जानते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 जानते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 98/2 बोले तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 98/2 बोले तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा ना, 49 न्यूटन, ठीक है। तो आप जानते हैं अब क्या हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो 49 न्यूटन की है, और ये वाली जो डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है यानी फ्रिक्शन फोर्स अपना जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 38.19, है ना, कितना आ रहा है 38.19, कितना आ रहा है 38.19, ठीक है। तो मैं आसानी से ये कह सकता हूँ, तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मूव करेगा, क्योंकि देखो नीचे वाला कंपोनेंट ज़्यादा है ना, फिसला रहा है वो कंपोनेंट ज़्यादा है, जो रोक रहा है फ्रिक्शन कंपोनेंट वो कम है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास सम अप करेंगे। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है भाई, अब हमें एक बॉक्स यहाँ पर रख दिया है इन्होंने, मास वही फेवरेट अपना मास, ठीक है, मास कितना ले रहे हैं 10 kg, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक पुली लगा दी, जो लोग पुली नहीं समझते हैं वो ऐसा कुएं में रस्सी वस्सी डालते थे ना, वो उसमें कुएं में से पानी भरते थे लोग बाग, ठीक है, वो सही, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये पुली से मैं कितना वेट लटका दूं, कितने न्यूटन वेट लटका दूं, मान लो F न्यूटन वेट लटका दी, F की वैल्यू निकालनी है, अगर म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है, आ जाएगा आसानी से। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा इसको, है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा इसको। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता कितना है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, देखो म्यू तो दे रखा है बट एन नहीं दे रखा है, तो एन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, सिर्फ बॉक्स का और सरफेस का। देखो बॉक्स का और सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो 10, ये क्या नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा mg, ये क्या है 10 kg है ना, ठीक है। तो m की वैल्यू हमें पता चल गई 10, g की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 9.8, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा न्यूटन, ओके। तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा भाई,
ऊपर की तरफ भी कितना लगेगा 98 लगेगा। तो हमें एन की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता चल गई तो फ्रिक्शन फोर्स भी पता चल गया। फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स, म्यू यानी 0.2 इंटू 98 है ना, यही आएगा ना फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 19.6 न्यूटन। ठीक है, तो हमें अच्छे से मालूम है कि अगर इस F को, इस बॉडी को मूव कराना है तो 19.6 से ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन रह गए हैं डिफ़िकल्ट से। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल माइन्यूट सा, इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत छोटा है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में निपटा दिया। अदरवाइज़ अगर आप 12th में या 10th में होते तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, तो ठीक है, कल हम करते हैं फिर ट्रस के बारे में करेंगे क्वेश्चंस, थोड़े से ट्रस को समझेंगे, किस तरह का ट्रस होता क्या है, ट्रस इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और रिएक्शन फोर्स निकालना सीखेंगे। ओके, तो गुड बाय।